लिया था? लाइक लास्ट टॉपिक था आपका टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद अब जब लिक्विड फ्लो करता है, अब जो चीजें वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल तो मैं समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा। डेफिनेशंस अभी आधे घंटे में आपके पास टाइप होकर आ जाएंगे, ग्रुप के ऊपर डाल देंगे। सो जब लिक्विड किसी भी पाइप से फ्लो कर रहा है या रिवर में फ्लो कर रहा है, तो आप लिक्विड के दो तरह के फ्लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक वो फ्लो हो सकता है जिसमें आपको दिखेगा लिक्विड ऑर्डर में एक लेयर में फ्लो करता चला जा रहा है, उसे ऑर्डर्ड फ्लो कहते हैं। उस ऑर्डर्ड फ्लो को स्ट्रीमलाइन कहेंगे, जहां हर लिक्विड अपने से पहले वाले के एग्जैक्ट पाथ को फॉलो करेगा, उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ अ लिक्विड। दूसरा फ्लो वो हो सकता है जिसमें अगर आपने देखा हो कि अगर लिक्विड किसी रिवर से फ्लो कर रहा है और बीच में कहीं कोई पिलर आ जाए या कोई माउंटेन का पीस आ जाए, तो लिक्विड उसके अराउंड घूमना शुरू कर देता है, रैंडमली मूव करना शुरू करता है। डिसऑर्डर्ड फ्लो और जो रैंडम फ्लो होगा लिक्विड का, उस फ्लो को आप टर्बुलेंट फ्लो कहें। तो ये दो तरह के फ्लोज हैं। एक वो फ्लो होगा विच इज ऑर्डर्ड फ्लो, उस ऑर्डर्ड फ्लो को आप स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। एक फ्लो होगा विच इज डिसऑर्डर्ड रैंडम फ्लो, उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सो ये दो तरह के फ्लोज हैं। इसकी डेफिनेशंस मैं नहीं लिखूंगा, आपको टाइप करवा के भिजवा दूंगा, बहुत टाइम लगेगा मुझे लिखने में। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो दो तरह के फ्लोज होगा, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और एक टर्बुलेंट फ्लो। जब आप स्ट्रीमलाइन फ्लो लेंगे, सो देखिए यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो मींस ऑर्डर्ड फ्लो। तो लिक्विड का वो फ्लो जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसे आप ऑर्डर्ड फ्लो कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। जैसे लिक्विड ऐसे जा रहा है, इसे मैं कहता हूं कि ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऑर्डर्ड फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा सर, 1 मिनट में स्टार्ट। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑर्डर्ड फ्लो। अब ऑर्डर्ड फ्लो को जब आप टेक्निकली देखो, बहुत सिंपल चीज है। एक वो फ्लो है जिसमें लिक्विड एक ही लाइन में फ्लो करता हुआ चला जा रहा है, दैट ऑर्डर्ड फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक वो फ्लो जहां जिगजैग जा रहा है, लाइक मिक्सी के जार के अंदर आप लिक्विड डाल दीजिए और उसे ऑन कर दीजिए, तो जो लिक्विड का फ्लो होगा रैंडम फ्लो, दैट इज टर्बुलेंट। टेक्निकली स्ट्रीमलाइन फ्लो को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो किसी एक पॉइंट से जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास होंगे, उन सब की वेलोसिटी सेम होगी। लाइक यहाँ से कई लिक्विड, एक मॉलिक्यूल पास हुआ, उसकी वेलोसिटी वी ए थी। जब दूसरा मॉलिक्यूल ए पॉइंट से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी भी वी ए होगी। थर्ड मॉलिक्यूल जब ए पॉइंट से पास होगा तो उसकी भी वेलोसिटी वी ए होगी। फिर एक मॉलिक्यूल बी से पास हुआ, मान लीजिए बी पर वेलोसिटी इज बी बी, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स बी पॉइंट से पास होंगे सबकी वेलोसिटी सेम। सो दैट इज योर ऑर्डर्ड फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें लिक्विड एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। हर मॉलिक्यूल अपने से पहले वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से मूव करेगा। लाइक ए पॉइंट से जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी। दैट ऑर्डर्ड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक टर्म और आती है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन होता है पाथ फॉलोड। हाँ, वी ए वी भी डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब है पाथ फॉलोड। भाई जो भी लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा, वो जो भी पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को स्ट्रीमलाइन कहेंगे। मान लीजिए लिक्विड इस पाथ को फॉलो कर रहा था, ये आपका स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टैंजेंट ले लिया, तो आपको लिक्विड की वेलोसिटी मिल जाएगी। ये कोई पॉइंट था 1,
यहाँ आपने टैंजेंट लिया तो वेलोसिटी मिल गई v1, ये कोई पॉइंट 2 था, यहाँ आपने टैंजेंट लिया, वेलोसिटी v2 मिल गई। तो जहां भी आप टैंजेंट लोगे वो टैंजेंट आपको लिक्विड की वेलोसिटी देगा, सो दैट स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के बाद ऑर्डर्ड फ्लो, सॉरी, भाई अब्दुल्ला, अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है तो हर पॉइंट की अलग होगी, आप ये नहीं कह सकते पूरे लिक्विड की। अलग अलग पॉइंट्स पर वेलोसिटी सेम। अगर वो आपसे कहता है पूरे लिक्विड की, तो मान के चल रहा है कि लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, दैट्स स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के बाद टर्बुलेंट फ्लो, जिगजैग फ्लो, रैंडम फ्लो जो होगा लिक्विड का उसे टर्बुलेंट कहेंगे, या रैंडम से भी बेटर है डिसऑर्डर्ड फ्लो। या कोई भी लिक्विड किसी भी डेफिनेट पाथ को फॉलो नहीं करता। जैसे मिक्सी का जार का एग्जांपल दिया, उसके अंदर आप लिक्विड डाल दीजिए, मिक्सी ऑन कर दीजिए, तो लिक्विड जिस तरह से रैंडमली मूव करेगा, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो ये दो तरह के फ्लोज हैं आपके पास। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बाद एक और आता है लैमिनर फ्लो। देखो भाई, लैमिनर फ्लो का क्या मतलब है? अगर एक लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, लेकिन वो लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, कोई ऐसा लिक्विड है जो लेयर की फॉर्म में जा रहा है, तो उसके फ्लो को आप लैमिनर फ्लो कहोगे। ऑर्डर्ड फ्लो इन टर्म्स ऑफ लेयर। तो लेयर्स की टर्म्स में जो ऑर्डर्ड फ्लो होगा, उस फ्लो को आप लैमिनर, दैट्स लैमिनर फ्लो। ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ लेयर्स, दैट ऑर्डर्ड फ्लो इज नोन एज लैमिनर फ्लो। अब लैमिनर फ्लो में वो आपसे कहता है वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करिए। सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ नहीं। वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब है कि जो भी लिक्विड लैमिनर फ्लो में जा रहा है, हर लेयर की वेलोसिटी ड्रॉ करिए। हर लेयर की वेलोसिटी ड्रॉ करके दिखा दीजिए एरो से। जिस लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है उसके लिए लंबा एरो ड्रॉ कर दीजिए, जिस लेयर की वेलोसिटी कम होगी उसके लिए छोटा एरो ड्रॉ कर दीजिए। तो वेलोसिटी प्रोफाइल दो तरह के लिक्विड्स के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक होगा नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन्स जहां कोई विस्कोसिटी नहीं है। अगर कोई विस्कोसिटी नहीं है तो हर लेयर की वेलोसिटी सेम होगी। अगर ये नॉन विस्कस है तो आप जितनी भी लेयर्स लेंगे, सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर आप विस्कस लोगे, भाई विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था, जो भी लिक्विड का पोर्शन सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है वह वेलोसिटी कम होती है। मान लीजिए लिक्विड पाइप से फ्लो कर रहा है, तो जो पोर्शन पाइप से कनेक्टेड होगा वो वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे आप पाइप से दूर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है विस्कस फ्लूइड की, कि जिस लेयर, जो लेयर बिल्कुल बीच में होगी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, जो पाइप के साथ कांटेक्ट में है वो वेलोसिटी कम हो जाएगी। दैट्स लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो के बाद, चलो इतना लिख लो, जल्दी से लिख डालो। सिर्फ डेफिनेशन में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन का स्कोप होता नहीं है। जल्दी लिखिए, बताइए मुझे अगर कोई परेशानी है। ऑडिबल? यस हर्षद, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, मैं बोल रहा तो ये पाइप वाले इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी बीच बीच वाली लेयर में होगी ना? सेंटर। यस सर। नहीं अब्दुल्ला, भी बहुत टॉपिक्स है।
भाई लिख लिया, रब कर दूं इसको? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। सो देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है ये वो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी तक लिक्विड का जो फ्लो होगा वो फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन होगा। अगर वेलोसिटी आप क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ा देते तो वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। लाइक लिक्विड अगर स्लो स्पीड से मूव कर रहा है अप टू क्रिटिकल वेलोसिटी तो ऑर्डर्ड फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। अगर वो लिक्विड बहुत की स्पीड आप बढ़ाते चले जाओ और वो क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सीड कर दे तो उसका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं के ईटा बाय रो डी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इट्स के ईटा बाय रो डी। के इज कांस्टेंट जो डिपेंड करता है पाइप के ऊपर। यस युवराज, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, it's okay, it's okay. तो देखिए, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी, डी जो आप यूज कर रहे हैं ये डायमीटर। जो आप पाइप यूज कर रहे हैं उस पाइप का डायमीटर है जिसे आप कैपिटल डी कहेंगे और के सम कांस्टेंट। सर हाँ जी बताइए। डेंसिटी किसका होगा? जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, Okay, sir. जिस लिक्विड की आप, जिस फ्लूइड की आप क्रिटिकल वेलोसिटी ले रहे हैं उसकी डेंसिटी हो जाएगी। सो इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड is less than critical velocity, then flow is streamlined. Then flow is streamlined. अगर velocity of fluid greater than critical velocity हो जाए तो flow is turbulent. सर क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली है क्या? एक वैल्यू है हर, अगर एक ट्यूब है, पाइप है, उससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक वैल्यू होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी। मान लीजिए पाइप के लिए आ गई 200 मीटर पर सेकेंड, तो वो लिक्विड जब तक पाइप से 200 मीटर पर सेकेंड की से कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। जैसे ही वेलोसिटी 200 को एक्सीड कर जाएगी वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू। जी सर समझ गया, थैंक यू सर। अच्छा, आफ्टर क्रिटिकल वेलोसिटी द नेक्स्ट इज रेनॉल्ड्स नंबर। सर बट ये होता है क्यों ऐसे कि आफ्टर अ सर्टेन वेलोसिटी वो चीज टर्बुलेंट हो जाती है फ्रॉम स्ट्रीम? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक, जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे सिस्टम की, वो तो डिसऑर्डरनेस पैदा करती है, जनरेट करती है। तो वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से डिसऑर्डर्डनेस आएगी और डिसऑर्डर्ड फ्लो ही टर्बुलेंट होता है। ओके सर, गॉट इट सर। जी अब्दुल्ला, 200 तक ऑर्डर्ड होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर।
तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर सिर्फ मैथमेटिकल पैरामीटर्स है, रेनॉल्ड्स नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यस यश, अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, एक्सीड करेगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा। बट यहाँ अब आप जो स्टडी कर रहे हैं ना, आप अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यहाँ पर एक ऐसा नहीं होगा कि मैंने कहा क्रिटिकल तो एग्जैक्टली 200, मतलब प्लस माइनस 1 और 2% का एरर बार्स हमेशा रहते हैं, इसीलिए मैंने इक्वालिटी नहीं लगाया। रेनॉल्ड्स नंबर देखो, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? इट्स अ मैथमेटिकल पैरामीटर। Reynolds number is a mathematical parameter. Which decide type of flow. तो देखो रेनॉल्ड्स नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको मैं मेजर करूं, मैथमेटिकल पैरामीटर, एक पैरामीटर दे दिया, हर फ्लो के लिए आपने मेजर कर लिया, उस पैरामीटर की सर्टेन वैल्यूज है, अगर पैरामीटर उस वैल्यू से कम आता है तो आप कहोगे स्ट्रीमलाइन है, उससे ज्यादा आता है आप कहोगे टर्बुलेंट। मैं फिर कह रहा हूँ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, रो वी टी डिवाइडेड बाई ईटा, ये रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन। तो यहाँ जो आप रो यूज कर रहे हो, दैट्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, this is density of fluid, v is velocity of fluid, जो भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है, कैपिटल D is density of fluid and eta is coefficient of सर डायमीटर होना चाहिए ना सर डी को। एक सेकंड, अच्छा यस सर, जो भी पाइप है जहां से भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर है, एंड ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1000 आता है, इट्स अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, कोई यूनिट नहीं है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1000 आती है तो आप कहोगे फ्लो इज स्ट्रीमलाइन या लैमिनार। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से ज्यादा आ जाता है तो आप इसको ऐसे लेके चलो, ग्रेटर देन 2000 ले लो, तो फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट। अगर इसकी वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में रहती है तो फ्लो शिफ्ट होता है कॉन्टिन्यूअसली। स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट तक कॉन्टिन्यूअसली शिफ्ट होता रहेगा फ्लो। चलिए इतना लिख लीजिए। सर ये रेनॉल्ड्स नंबर और टाइप ऑफ फ्लो के बीच में जो रिलेशन है पूरा एक्सपेरिमेंटल है ना? एक बार और बता दो मानस। मैं बोल रहा हूँ कि ये रेनॉल्ड्स नंबर और टाइप ऑफ फ्लो के बीच में जो रिलेशन है पूरा एक्सपेरिमेंटल है। हाँ ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट। यस युवराज। सो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये दिस इज अ कांस्टेंट थिंग, ये चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ कंटेनर और काइंड ऑफ पाइप वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट? यस सर। अगर आप डेंसिटी चेंज करोगे, लाइक लिक्विड चेंज करोगे, डेंसिटी जैसे डायमीटर है, यस, तो डायमीटर अगर चेंज कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। वही तो कह रहा हूँ। ये रेनॉल्ड्स नंबर जब आप पाइप वगैरह चेंज करोगे, हर पाइप के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू डेफिनेट आएगी,
लेकिन अगर वो वैल्यू किसी भी पाइप के लिए आप डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर, ईटा, इन सबको कंबाइन कर कर आप रेनॉल्ड्स नंबर निकालें, अगर वो 1000 से कम आया तो हर हाल में आपका जो फ्लो होगा वो फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। जी, एंड अच्छा सर, मतलब सर इसका स्केल फिक्स्ड रहता है irrespective of the फिक्स रहेगा। हाँ मेथ्री वो नहीं 1000 से 2000 बीच में शिफ्ट होता रहता है स्ट्रीमलाइन से टब फ्लोस शिफ्ट कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। मेरे पास जगह नहीं थी, मैं पूरा लिख नहीं पाया। फ्लो शिफ्ट कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। तो मेथ्री 1000 से कम है तो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन फ्लो, 2000 की ऊपर है तो प्रॉपर टर्बुलेंट फ्लो, लेकिन 1000 2000 के बीच में तो फिर फ्लो जो होगा आपका वो शिफ्ट होता रहेगा, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट के बीच में शिफ्ट होता रहता है। यस सर, नहीं सर, मैं पूछ रही थी हमने सेकंड केस में 2000 ही क्यों लिखा है, तो वो इसलिए क्योंकि 1000 से 2000 तक वो वेरी कर सकता है। हाँ ये वेरी कर सकते हैं और 2000 से फिर ये फिक्स टर्बुलेंट हो जाए। यस सर, बस वही। इक्वालिटी वाला गाना, न्यूमेरिकल्स में इक्वालिटी काम आ रही है। यस। चलिए अब देखो ये जो नंबर है ना ये थोड़ा बहुत चेंज करता है। लाइक ये टेक्स्ट बुक्स में मैं तो आपको एग्जैक्ट वो लिखवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। शायद आप अगर प्रदीप देखो तो वहां इसको 3000 दिया हुआ है, इसको मैं 2000 ले रहा हूँ, प्रदीप में 3000 है, बट एनसीईआरटी 2000 लेके चल रहा है। फर्क इतना है कि ये जो नंबर है ना इससे बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइक 1000 का वेरिएशन या बहुत बड़ा नहीं होगा अगर इसको 2000 की जगह 3000 भी ले। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर किसी टेक्स्ट बुक में 3000 लिखा हुआ। मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको 2000 ले रहा हूँ। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके लिए। The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. Coefficient of viscosity is 10 raised to the power minus 3 Pascal seconds. After some time, flow rate increased to 3 liter per minute. Characterize the flow for both flow rates. So देखिए जब वो कह रहा है ना कैरेक्टराइज द फ्लो, दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है ये बता दो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट डिसाइड करने के लिए सबसे आसान काम होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर आप कैलकुलेट कर दीजिए। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम आ रहा है दैट मीन्स स्ट्रीमलाइन, 2000 को एक्सीड कर गया तो वो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है। डायमीटर दिया है टैप का 1.25 into 10 raised to the power minus 2 मीटर। सेंटीमीटर्स में दिया था, मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। रेट ऑफ फ्लो गिवन है 0.48 लीटर पर मिनट। रेट ऑफ फ्लो को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स 0.48 लीटर पर मिनट। भाई किसी को याद है रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? जरा लिखना शुरू करो चैट रूम में, आंसर्स देखें मुझे इस बार सबके।
Flow rate. What do you mean by flow rate? Okay, Tisha is correct. युवराज गलत है. Abdullah is correct. Abdul गलत है. Abdul, it's not velocity. और answers बस. Yes, Yash is correct. Amna, flow rate. Flow rate is something which is very precise. Amna is incorrect. Or Divyanji, Vetri, Manaswan. No. No, Vetri, no. Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. सर किसी टर्बुलेंट फ्लो का हम फ्लो रेट निकाल सकते हैं या सिर्फ कोई लीनियर फ्लो उसी का निकलता है? नहीं, फ्लो रेट तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं. फ्लो रेट इज वॉल्यूम बाय टाइम. फ्लो रेट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. वॉल्यूम पर सेकेंड को आप फ्लो रेट कहते हैं. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज फ्लो रेट. So पहले flow rate है 0.48 liter per minute. So it's 0.48 liter divided by 1 minute. So this is 0.48 liter. लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to the power -3 से मल्टीप्लाई करते हैं. मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. जब आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो 6 और ये 8 हो जाएगा 0.8 और ये -4. तो पहले आपको फ्लो रेट दिया है 0.8 into 10 raised to the power -4 per meter cube. This is flow rate. 0.8 into 10 raised to the power -4 per meter cube. Coefficient of viscosity दिया है 10 raised to the power -3 Pascal second. कुछ टाइम के बाद कहता है फ्लो रेट हो गया 3 लीटर पर मिनट. तो फिर से 3 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब हो जाएगा. 1 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए मीटर क्यूब. तो ये आ जाएगा 3/6 is 0.5. 0.5 into 10 raised to the power -4 meter cube per second. अब देखिए नेक्स्ट. सॉरी 0.08 होगा. अब आपको डिसाइड करना है कि किस फ्लो रेट के लिए लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, कहाँ टर्बुलेंट होगा, कहाँ स्ट्रीमलाइन होगा. उसके लिए आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कीजिए. रेनॉल्ड्स नंबर आता है ρV/d/ईटा. भाई ना वेलोसिटी दी है ना डी दिया है. कोई बता सकता है मुझे कि इस v और d के बिना कैसे आर रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं? आर रेनॉल्ड्स नंबर मेरे को बता सकता है? अगर ये v और d की टर्म्स में आपको ना वेलोसिटी दी है ना डायमीटर दिया है, रेट ऑफ फ्लो दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालोगे? अच्छा, आप में से कोई कुछ बता सकता है इस v और d को क्या रेट ऑफ फ्लो में किसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है? जरा सोचो. क्या पॉसिबल है कि वेलोसिटी और डायमीटर को कंबाइन कर रेट ऑफ फ्लो लिख दें किसी तरह से?
V by D into D square. V into pi d square by 4. ये भी तो नहीं है। तो देखो जरा सुनो, रेट ऑफ फ्लो को तुम ऐसे लिख सकते हो, ये होता है ना वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम को लिख दो एरिया इंटू लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम को वेलोसिटी लिख दो। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है दैट्स एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस इज रेट ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, where A is area of cross section and V is velocity। ये रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा A इंटू V। सो देखो एरिया आप लिख सकते हैं, पाइप का जो एरिया होगा दैट्स पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V, और R को मैं स्मॉल ले लूंगा, रेडियस इंटू V। रेडियस को आप डायमीटर की टर्म्स में लिख सकते हैं, इट्स पाई, रेडियस को आप लिख सकते हो डायमीटर बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा इट्स पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू। ये आपका रेट ऑफ फ्लो आ गया। तो यहां से आप इतना लिख लीजिए, फिर वेलोसिटी को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, वेलोसिटी को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इस 2 से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, यहां से आपको वेलोसिटी मिलेगी इट्स 4q डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर। बस आप इतना कर दीजिए, आप 2 को 1 में रख दीजिए और मुझे बताइए रेट ऑफ फ्लो कितना है। इतना सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ रेट ऑफ फ्लो कितना है। ये रेनॉल्ड्स नंबर कितना है? मेत्री एक ईटा भी तो होगा, मेत्री कुछ मिस कर रही हैं। हाँ अब्दुल्ला का सही, और किसी से सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा, गुड। मेत्री अब ठीक है। सुधांशु आंसर, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा तुमसे 2 और 2 में 1। गौरव, हाँ यश का ठीक है, गौरव, सुधांशु, आमना, अनुभव, डन सर। चलो गुड मानस, ठीक आ रहा है तुम्हारा आंसर। डन तो लिखो ना, चैट रूम में लिखो क्या आ रहा है। मानसवन, Yes, sir. तिशा इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हो ना, 4q बाय पाई डी स्क्वायर।
सो देखो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा इट्स रो d over eta into v which is 4q by pi d square. So d से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर आ गया इट्स 4 रो d divided by 4 रो q divided by eta pi d. ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो देखिए फर्स्ट जो आएगा 4, डेंसिटी वाटर दिया हुआ है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, Q1 दिया है 0.08 into 10 raised power minus 4, ईटा आपको दिया है 10 raised to the power minus 3, पाई दिया है 3.14, डायमीटर दिया है 1.25 into 10 raised power minus 2। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा क्वेश्चन देखकर। इसका आंसर है 5815। क्या मतलब है 815 का? द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट? So streamline. 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 फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। इसी तरह से आप चाहो तो यहाँ सेकंड वैल्यूज रख दो, ये है ना रेनॉल्ड्स नंबर का, बाकी डेटा रख दीजिए। R2 आ जाएगा आपका इट्स 4, भाई डेंसिटी तो वही होगी 1000, सिर्फ Q में चेंज आएगा, 0.5 into 10 raised power minus 4 हो जाएगा, divided by eta which is 10 raised to the power minus 3, pi which is 3.14, diameter which is 1.25 into 10 raised power minus 2। जब आप ये सब सॉल्व करेंगे तो आपका R2 आ जाएगा, R2 कितना दिया हुआ है 5096, इसका मतलब है ये टर्बुलेंट। तो ऐसे रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सुधांशु तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा था आंसर? ओके 5096 turbulent। Measure unitless quantity. Reynolds number is a parameter, इसकी यूनिट नहीं है। करो हुआ था सॉल्व? इसको रब कर दूं मैं फिर? Yes, sir. ओके इसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड। कि आप फ्लूइड को आइडियल कब कहेंगे? तो आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि अगर आपने फ्लूइड लिया और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, कुछ क्राइटेरिया है आइडियल फ्लूइड के लिए। इट शुड बी इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरी कंडीशन, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। मींस आप लिक्विड को अगर कंप्रेस करो, ऐसा ना हो कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, कंप्रेस ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो लिक्विड का। तीसरा, नॉन विस्कस, कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इररोटेशनल। अगर एक लिक्विड है वो इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है, कंप्रेस नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता,
नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी नहीं है, रोटेशनल है, रोटेट नहीं कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ऐसे फ्लूइड को आप आइडियल फ्लूइड कहोगे। An ideal fluid is, ये सब एक से लेकर एंड तक जितने भी क्राइटेरिया हैं ये सब अगर फॉर सेटिस्फाई करेगा तो आप फ्लूइड को कहोगे फ्लूइड आइडियल है। और एक चीज और है, रियल लाइफ में कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं होता जो आइडियल होगा, इट्स लाइक आइडियल गैस। ये क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो आइडियल है। हम आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब एक आइडियल फ्लूइड लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन आती है दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बस ये कहती है कि अगर आपका फ्लूइड आइडियल है तो जितना लिक्विड का वॉल्यूम एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। इसको भी प्रूफ कर लेंगे। मान लीजिए ये पाइप है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये दो रीजन्स हैं, एक वो रीजन जहां से फ्लूइड एंटर करेगा, दूसरा वो रीजन जहां से फ्लूइड बाहर जाएगा। ये पाइप के दो एंड हो सकते हैं, ये प्लेन का ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा हो सकता है। ये घर में हो सकता है कि एक विंडो हो, वहां से एयर एंटर कर रही हो, दूसरी तरफ कोई डोर या कोई विंडो हो जहां से एयर बाहर जाए। ये दो एंड्स हैं आपके, एक जगह से फ्लूइड एंटर करेगा, दूसरी जगह से फ्लूइड बाहर जाएगा। तो ये जो एंड है जहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। यहाँ वेलोसिटी V1 है और यहाँ वेलोसिटी V2 है। So V1 is velocity of fluid at end A. इसको end 1 कह देते हैं, इसे end 2 कहते हैं। V2 velocity of fluid है end 2 पर। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि अगर यहां से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा। तो कहता है फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, अगर यहां से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है देन रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं करता, रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है एरिया इनटू वेलोसिटी। भाई यहाँ रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, जैसे आप एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो इज A1 V1 फर्स्ट एंड पर, सेकंड एंड पर जो रेट ऑफ फ्लो होगा दैट इज A2 V2 which is constant। तो अगर एक पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा which is A1 V1 equal to A2 V2 equal to constant। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। रेट ऑफ फ्लो याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा दैट्स रेट ऑफ फ्लो। इसके बाद आपसे कहता है इसे प्रूफ कर दीजिए। तो बहुत आसान सी कहानी है, ऐसे प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए आप क्या लिख सकते हो? जितना मास एंटर करेगा उतना मास लीव कर जाएगा। मास एंटरिंग पर सेकेंड इज मास लीविंग पर सेकेंड। तो इस पाइप से जितना मास एक सेकेंड में एंटर करेगा एग्जैक्टली उतना ही मास लीव कर जाएगा। तो आप लिख सकते हो मास m1 इज इक्वल टू मास m2। अब इसके आगे की कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे। यश बताओ मुझे, अगर मुझे पाइप का एरिया गिवन है, वेलोसिटी गिवन है
और डेंसिटी गिवन है यहाँ लिक्विड की रो 1, मास कितना होगा सुधांशु? मास कितना होगा यहाँ? क्या वो सुधांशु इतना भी नहीं आता? डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मास कितना होगा? नहीं तिशा, कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस कर रही हो। सुधांशु को नहीं आता। सुधांशु तुम्हारी परफॉर्मेंस वक्त के साथ गिरती जाएगी। गौरव तुम क्लास में हो आज? गौरव साहू तो रिस्पॉन्ड नहीं करते। अनुभव क्लास में हो? यस सर। मुझे बता सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, वेलोसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास कैसे आएगा? एक सेकंड। D इज इक्वल टू m अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज करके। कौन सा दोबारा बताओ। D इज इक्वल टू m अपॉन v। m अपॉन v, v क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, रो इज m by v। अच्छा जी, और भी बताएं। देखो यहाँ पर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम in 1 second, volume entering in 1 second. Volume entering in 1 second, which is equal to rho 2 multiplied by volume leaving in 1 second. So 1 second में रो इंटू वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है, रो 2 इंटू वॉल्यूम जो लीव कर रहा है। भाई वॉल्यूम कैसे निकालोगे 1 सेकंड में? एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो। A into V is volume of liquid entering per second. ऐसे यहां पर रो 2 हो गया, वॉल्यूम लिविंग पर सेकंड क्या होगा? इट्स A1 V1 था, ये A2 V2 हो जाएगा। तो रो 1 A1 V1 इज रो 2 A2 V2। और आपको ये भी लिखना होगा कि यहाँ पर अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो रो 1 और रो 2 इक्वल होंगे। लाइक लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा, जब कंप्रेस नहीं होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो रो 1 विल कैंसिल दिस रो 1 और आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा A1 V1 is A2 V। अगर लिक्विड कंप्रेस कर जाए तो डेंसिटी चेंज हो जाती है, बट हम आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं जो कंप्रेस नहीं सकता, तो A1 V1 is equal to A2 V। इसमें डाउट्स बताइए मुझे। चलिए इतना लिखिए, इसमें एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। हमारे सुन, क्योंकि हम जो फ्लूइड ले रहे हैं ना वो इनकम्प्रेसिबल है, वो फ्लूइड कंप्रेस नहीं कर सकता, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जो अगर फ्लू कंप्रेस नहीं कर सकता उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। यस मानस। अगर फ्लूइड को एक्सेलरेट करें तब भी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी? अगर आप एक्सेलरेट करें, हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटीज अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग है, दैट मींस कहीं ना कहीं तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है ना मानस? यस सर। तब कर दूं सब? यस सर। हो गया।
अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से काफी पोर्शन वो है जो कट गया है सिलेबस से, लेकिन आप सिर्फ मेरे पास स्कूल एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं है। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो हमने नीट और जेई भी डिस्कस किया था, तो इसीलिए मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा। हाँ सुधांशु, सर स्ट्रीमलाइन पर अप्लाई हो, बिल्कुल हर स्ट्रीमलाइन। सर यस यस। सर आप ये रोटेशनल प्रॉपर्टी फिर से समझा सकते हाँ, ये जो फ्लूइड है ना ये रोटेट नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये लिक्विड किसी जगह जाकर रोटेट करना शुरू कर देगा। असल में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये रोटेट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड करनी होगी, और हम यहाँ कहीं भी मान के नहीं चल रहे कि एनर्जी का कुछ पार्ट रोटेट कराने में भी वेस्ट हो रहा है। हम मान के चल रहे हैं जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्लूइड को आगे लेकर जा रही है। और एक चीज और है, अगर ये रोटेशनल हो गया तो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में रोटेट नहीं कर सकता, स्ट्रीमलाइन फ्लो में तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। और अगर आप कहते हो कि स्ट्रीमलाइन नहीं है तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं रहेगा, वायलेशंस आने शुरू हो जाते हैं। जब फ्लूइड रैंडम टर्बुलेंट फ्लो में होता है तो एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट होता है हीट की फॉर्म। मित्र, स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी का रोल बस ये है कि स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी और फ्लो ऑर्डर्ड होगा, रोटेट नहीं करेगा, लिक्विड Okay. स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन अगर आप टर्बुलेंट लोगे तो उसमें रैंडमली रोटेट भी कर सकता है, एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा टर्बुलेंस। So basically ordered का मतलब था कि वो rotate नहीं करेगा, right? रोटेट Okay, sir. और ऑर्डर्ड बेटर अंडरस्टूड ऐसे समझ सकते हो आप कि हर मॉलिक्यूल अपने से पहले वाले के पाथ को फॉलो करे। जैसे चींटियां चलती हैं, हर कोई अपने से पहले वाले के पाथ को फॉलो कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जो फ्लो होगा दैट ऑर्डर्ड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। Okay, sir. अच्छा, अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, दैट मींस AV कांस्टेंट है। आप लिख सकते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। और ऐसे ही होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये बड़ा कॉमन है। आप एक पाइप लो, उस पाइप के हाफ पार्ट को कवर कर दो, तो लिक्विड जो आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो दैट्स बेसिकली ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। On decreasing area of cross section, velocity of fluid increases and vice versa. अच्छा, इसी में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आ जाए कि डीप वाटर रन्स स्लो। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आप रिवर में डेप्थ में जाओगे ना, जैसे जैसे आप रिवर की डेप्थ में जाओगे रिवर, तो रिवर वाइड होती चली जाती है। जैसे जैसे रिवर वाइड होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने का मतलब है जो रिवर फ्लो है उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा इसका रीजन। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाओगे, डीप जाओगे, तो रिवर वाइड होती चली जाएगी। रिवर के वाइड होने की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। विद डेप्थ width of river and hence area decreases. Sorry, area increases. Thus velocity decreases.
चलिए इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली थ्योरम को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है? नहीं, क्यों? सर फ्लो ऑफ लिक्विड तो तभी होगा ना जब प्रेशर डिफरेंस है, तो इस हिसाब से जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ बर्नौली थ्योरम के हिसाब से वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ प्रेशर कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी डिफरेंस है, पर इस इक्वेशन में तो वेलोसिटी डिफरेंस मतलब इक्वली है दोनों की वेलोसिटी। बर्नौलीज में जो आप वेलोसिटी को कंपेयर करते हो ना प्रेशर से, उसमें आप एक लाइन लिखते हैं, कहते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो मींस दोनों साइड लिक्विड लेवल सेम, ताकि दोनों साइड पोटेंशियल एनर्जी सेम। ऐसा कुछ मैं यहाँ नहीं लिखा, इसलिए जब आप जो इक्वेशन की बात कर रहे हो ना, वहाँ प्रेशर को और वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम एरिया और वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। प्रेशर और वेलोसिटी को भी जब कंपेयर करते हैं तब आप लिखते हैं कि जो फ्लो होगा वो फ्लो हॉरिजॉन्टल होगा, मींस दोनों साइड लेवल सेम होगा। तो मानस कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस वेलोसिटी और एरिया वाले रिलेशन को और वेलोसिटी और प्रेशर वाले रिलेशन? मानस यस सर, ये मैंने बस ऐसे ही सोचा था कि बर्नौली थ्योरम को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर को मतलब अगर हम एक ऐसा कॉलम ले जो मतलब एकदम यूनिफॉर्म है, कहीं में भी उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर भी सर प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेलोसिटी डिफरेंस तो आ ही रहा है इक्वेशन में कैलकुलेट करने के बाद। हाँ, तो आप वेलोसिटी को प्रेशर, तो आप वहां पर प्रेशर को वेलोसिटी से रिलेट कर रहे हो, राइट? यस सर। लेकिन यहाँ तो आप वेलोसिटी और एरिया को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये दो चीज कैसे कनेक्ट करें? वहां प्रेशर और वेलोसिटी में रिलेशन, यहाँ वेलोसिटी और एरिया में रिलेशन है, दो चीजें कैसे कनेक्ट करें? या तो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा मानस, एक बार बताओ, हो सकता है कुछ काम की चीज हो, बाकी को भी फायदा हो जाए। इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो? लाइक प्रेशर और वेलोसिटी को तो तुमने कनेक्ट कर लिया, उसको एरिया से कैसे कनेक्ट करें? सर मैं एक कॉलम ले रहा हूँ जो यूनिफॉर्म है। सर ठीक, लिक्विड तभी होगा जब प्रेशर डिफरेंस है। बिल्कुल। तो सर सेम कॉलम में बर्नौली थ्योरम भी अप्लाई कर रहा हूँ, और सेम उसमें मैं ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो ठीक है। कि अगर हम एरिया को मतलब एरिया से भी माने तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ वेलोसिटी सेम है, एग्जिटिंग और एंटरिंग द कॉलम वाला वेलोसिटी फ्लूइड की। दैट मींस A1 इज इक्वल टू A2, यस सर। तभी वेलोसिटी सेम होगी व्हेन A1 इक्वल टू A2, राइट? यस सर, वेलोसिटी सेम है, पर अगर इसी में बर्नौली थ्योरम भी यूज करें हम, तो वहां पर को वेलोसिटी डिफरेंस में वेलोसिटी जहां प्रेशर कम है वहां पर को वेलोसिटी ज्यादा आएगी, जहां प्रेशर ज्यादा है उधर वेलोसिटी कम आएगी। हाँ, लेकिन तुमने ये कैसे डिसाइड किया कि अगर एरिया सेम है और लिक्विड का लेवल सेम है तो प्रेशर अलग अलग होगा? सर क्योंकि फ्लो तो तभी होगा ना लिक्विड का जब प्रेशर डिफरेंस है। तो उसमें फिर एरिया, फिर वेलोसिटीज कैसे सेम आ जाएंगी? अगर यहाँ कुछ प्रेशर डिफरेंस है तो तुम कई चीजें, दो चीजें एज्यूम कर रही, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, ठीक है? मैं ये तो ले सकता हूँ ज्योमेट्री में कि यहाँ भी एरिया A है और यहाँ भी एरिया A है। मैंने हाइट हटा दी, क्वांटिटी हाइट दोनों जगह की सेम है हॉरिजॉन्टल फ्लो। लेकिन अब आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि दोनों जगह वेलोसिटीज भी सेम है। यहाँ पर सेम एरिया है बट प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से दोनों जगह अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती है। तो इस पूरे में आप हर जगह सही है, बस आप ये जो कंक्लूड कर रहे हो ना कि यहाँ और यहाँ वेलोसिटी सेम होगी, वो कंक्लूजन गलत है, वेलोसिटी अलग हो सकती है। क्योंकि अगर वेलोसिटी भी सेम हो गई तो प्रेशर भी सेम होगा। एनर्जी की बर्नौलीज थ्योरम और कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम कहता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जीज दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों जगह देखो हाइट सेम, हाइट सेम है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जीज तो हो जाएंगी सेम। आप कह रहे हो वेलोसिटी भी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो ये प्रेशर एनर्जी को भी इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों चीजें इक्वल है।
बस ये है माइनस पे आप जा रहे हैं, और सिर्फ ये अजम्पशन आपका गलत है, वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी, वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी। अगर वेलोसिटीज इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल है, प्रेशर डिफरेंस इक्वल है। यस सर। सर बट अगर हम वेलोसिटीज बाद में कैलकुलेट कर रहे हो, पहले ही अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस है, हाँ, तो वेलोसिटीज अलग अलग आएंगी सेम नहीं आ सकती, ना, अलग अलग। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड नहीं करेगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होल्ड नहीं करेगा। सर यही था ओरिजिनल एक्चुअली अगर में। तुम अच्छा तुम ये कह रहे हो ना, अगर दोनों साइड एरिया सेम है यस सर। तो वेलोसिटी सेम होंगी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, तो फिर प्रेशर अलग नहीं हो सकता, दोनों जगह प्रेशर भी सेम हो। ज्योमेट्री को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुमने जैसी ज्योमेट्री कंट्रोल करी ये कंट्रोल हो गया। अब ये तो डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये तो सेम हो गई। मेत्री, मानस एरिया अज्यूम करके चल रहा है कि एरिया सेम है। ओके सर। अच्छा, सो दैट वाज क्वांटिटी इक्वेशन। इसके बाद एनर्जी ऑफ फ्लूइड। भाई जब कहीं भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड में आप तीन तरह की एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक प्रेशर एनर्जी। अगर मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दे दूं आपको, एक स्टोन ही दे दिया, स्टोन में कितने टाइप की एनर्जीज होंगी? हाइट की वजह से एक एनर्जी होगी जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। स्टोन अगर मूव करेगा, मोशन की वजह से एक एनर्जी आएगी विच इज काइनेटिक। बस ये दो तरह की एनर्जीज है। बट अगर आपने लिक्विड ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्रेशर की वजह से प्रेशर एनर्जी भी आएगी। तो एनर्जी ऑफ फ्लूइड तीन तरह की होती है। पहला, पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy is energy possessed by a fluid due to its height above the surface of it. Energy possessed by a fluid due to its height above the surface of Earth. तो हाइट की वजह से जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ये कंटेनर लिया, गौरव जस्ट मैं आपके डाउट पर आ रहा हूँ बस अभी। आप कुछ हाइट पर मैंने लिक्विड रख दिया, लिक्विड का मास इज एम, तो लिक्विड की जो पोटेंशियल एनर्जी है, that potential energy is mgh. This is the potential energy of liquid, mgh. m मास का लिक्विड कुछ h हाइट पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, सो विच इज mgh ओवर m। m से m कैंसिल हो जाएगा, इसे आप gh करेंगे। सो दैट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, this is potential energy divided by volume. This is mgh divided by volume. This is rho gh. ये पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई फ्लूइड में फ्लो की वजह से जो एनर्जी होगी, दैट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स हाफ mv²। अब हर जगह आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, so kinetic energy per unit mass will be half mv² divided by m। ये कैंसिल हो गया, so kinetic energy per unit mass हो जाएगा हाफ v²।
ऐसी वो आपसे कह सकता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया इट्स हाफ रो v स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इतना लिखिए। गौरव क्या पूछ रहा है? हाँ गौरव, आप जो भी ले रहे हैं ना, आप कह रहे हैं विस्कोसिटी है आपकी प्रॉब्लम में, लेकिन जब मैं क्वांटिटी इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ तो वो मैं एक आइडियल फ्लूइड के लिए ले रहा हूँ जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, तो ये फर्क आ जाता है। आपका कंक्लूजन सही है फॉर अ विस्कस फ्लूइड, लेकिन हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो विदाउट विस्कोसिटी लिख रहे हैं, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। यस सर जो नोट था अबाउट डीप वाटर रन स्लोली, उसका रीजन हम विस्कोसिटी भी नहीं नहीं, उसका आंसर विस्कोसिटी नहीं होगा। वो मैं समझ रहा हूँ तुम ये कह रहे हो ना, फिर तो वो तो हर जगह वही वैलिड होगा ना, चाहे वो नीचे जाकर रिवर वाइड हो या ना हो, एक बहुत डीप रिवर हो या बहुत शैलो रिवर हो, दोनों के लिए आंसर सेम आएगा। तो उसका प्रॉपर आंसर तो यही है। फिर अब कर दूं ये सब? छोड़। तीसरे टाइप की जो एनर्जी है दैट इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी हमने इससे पहले कभी नहीं करी, तो प्रेशर एनर्जी का रिलेशन हमें डिराइव करना होगा। तो बहुत सीधी सी डेरिवेशन है। देखो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, सो यहां आपने लिक्विड फिल किया हुआ है। मुझे देखना है कि ये जो लिक्विड है ये इसमें प्रेशर की वजह से कितनी एनर्जी होगी। यहां मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ऐसे समझ लो यहां मैंने एक डोर लगा दिया, मासलेस कुछ ऑब्जेक्ट लगा दी, लिक्विड यहां से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उस प्रेशर की वजह से ये वाला डोर मूव करता हुआ यहां तक आ गया, कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया एरिया है। तो समझ में आ रहा है ना, पाइप के यहां मैंने एक प्लास्टिक का पीस लगा दो, मासलेस है, लिक्विड ने प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर की वजह से आगे आ गया। मुझे बताओ क्या आपको क्या लगता है, क्या इस पीस ने काइनेटिक एनर्जी गेन की है? इतना दिमाग तो चलना चाहिए। क्या यस सर की है। काइनेटिक एनर्जी गेन की है? यस सर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर ली, किसकी कॉस्ट पर? कहां से आई एनर्जी भाई? Potential energy की कॉस्ट पे. पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब कुछ हाइट पर होता है, तो बेचारा वहीं रखा हुआ है नीचे। पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट वाइट की बात है, तो नीचे रखा हुआ प्रेशर Level potential कम नहीं होगी. है। ग्राउंड पर आ गया पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी। हमने जो प्रेशर अप्लाई किया उसकी वजह से। यहाँ बेसिकली प्रेशर की वजह से लिक्विड में एक एनर्जी थी, प्रेशर एनर्जी, जो प्रेशर एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सो P is pressure exerted by liquid. Pressure exerted by liquid. तो आपको प्रेशर एनर्जी निकालनी है। तो प्रेशर एनर्जी बड़ा आसान काम है, आप एक लाइन के अंदर आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। प्रेशर एनर्जी
is work done by fluid. That's it. Fluid जितना भी work done करेगा वो energy. अगर आपको थोड़ा सा भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन याद हो तो काइनेटिक एनर्जी में भी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, उसी को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दिया था. पोटेंशियल एनर्जी में भी वर्क डन था, जिसे आपने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया था. वर्क डन बाय प्रेशर. तो देखो वर्क डन बाय प्रेशर क्या होगा. वर्क डन ऐसे ही तो लिखते हो F डॉट S, इसे आप लिखते हो Fs cos थीटा. इसे 1 कह दो. भाई फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया सेकंड. जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी, ये बॉडी यहां से यहां तक आ गया पीस, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल्टा एक्स कवर किया. थीटा 0 डिग्री होगा. देखो फोर्स भी इधर ही एक्ट कर रही है, डिस्प्लेस भी इधर ही कर रहा है, तो सारी बात. सो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी आ जाएगी it's force which is PA, S which is delta X into cos 0 which is 1. PA delta X. So pressure. ये प्रेशर एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा PA डेल्टा. और इस A डेल्टा X को आप क्या कह सकते हो भाई, यहां से यहां चला गया, इसके बीच में जो भी लिक्विड मूव करा होगा उस लिक्विड का वॉल्यूम है. एक ये एक्सप्रेशन है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं A डेल्टा X को आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख दीजिए, तो प्रेशर एनर्जी का एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा. चलो लिख डालो इतना. सर हाँ यस यस. सर हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी अप्लाई हो सकता है. हाइड्रोलिक लिफ्ट में, लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट यार साइडवेज कहाँ मूव कराती है, तो ऊपर उठाती है. और लिक्विड में इतना प्रेशर कहाँ था कि वो खुद ऊपर उठा पाए, इसीलिए तो हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते थे, एक तरफ एरिया बढ़ाते थे कि फोर्स बढ़ जाए, प्रेशर तो उतना ही होता था. हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम साइड वाइज तो नहीं मूव करा रहे थे, हम तो ऊपर मूव करा रहे थे. और प्रेशर तो वहां भी हम सेम ही ले रहे थे यश, बस एरिया बढ़ रहे थे ताकि फोर्स बढ़ जाए. चलो इतना लिखो जल्दी जल्दी जल्दी. सर यस मेरी. सर हमने डेल्टा वी कैसे लिखा था, एक बार बता दीजिए फिर से. देखिए यहाँ से यहाँ आ गया ना, ये जो भी आपने शीट रखी थी, तो लिक्विड भी यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया होगा. यस सर. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डेल्टा एक्स. यस सर. एरिया इनटू लेंथ को मैंने वॉल्यूम लिख दिया. ठीक है. ओके सर. अब इसमें आप लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा भाई, वॉल्यूम था, प्रेशर एनर्जी को आपने मास से डिवाइड कर दिया, 1/ρ हो जाएगा, P/ρ हो गया. ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया. इसे आप लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. So this is pressure energy P delta V by delta V gets cancelled out, that's P only. चलिए इतना लिखिए.
और बस इसमें फ्लूइड फ्लो में एक ही टॉपिक रहता है विच इज बर्नौलिस, तो होपफुली हम कल हाइड्रोडायनामिक्स कंप्लीट कर लेंगे, बर्नौलिस कम कर